राधे राधे। जैसे ही रितु ने दरवाजा खोला, दीदी को सामने देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने मुस्कुराने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुई। दरवाजे पर सन खड़ी रितु रास्ता देने का सामान्य शिष्टाचार तक भूल गई। सामने खड़ी बहन ने पूछा, अंदर आने दोगी या यहीं खड़ी रहूं? अरे सॉरी दीदी, आओ। रितु जल्दी से अलग हटकर खड़ी हो गई। दीदी पूरे आत्मविश्वास व अधिकार से अंदर आ गई। इधर उधर नजरें घुमाई। रितु समझ गई वह किसे खोज रही है। बोली, मोहित ऑफिस गए हैं। मैं मोहित को नहीं देख रही हूँ। दीदी ने खिसियाकर कहा, मैं देख रही हूँ। कितना अस्त व्यस्त कर रखा है तूने घर को। अभी बच्चे गए हैं स्कूल। मैंने सोचा किचन का काम निपटा लूँ, तब यहाँ समेटूंगी। आप अचानक? हाँ, मैंने सोचा सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया। बैठिए, चाय बनाती हूँ। रितु के जाते ही उसकी दीदी नेहा जड़वत सामने लगे मोहित की फोटो को देखने लगी और यादों के भंवर में डूबने लगी। नेहा और मोहित, दो शरीर एक प्राण थे। पूरे कॉलेज में उनके प्रेम प्रसंग की चर्चा थी, किंतु तीव्र बुद्धि नेहा और औसत दर्जे का मोहित पढ़ाई में अच्छा परिणाम देते थे। इसलिए अध्यापिका व अभिभावकों को उनके नज़दीकियों से विशेष परेशानी नहीं थी। वह पढ़ाई में अव्वल रहती, मोहित उसके नोट्स पढ़कर पास हो जाता। नेहा वस्त्र व केश विन्यास पर ज़्यादा ध्यान देती। उसे मोहित की विकलता और दीवानगी अपूर्व सुख देती। वे पढ़ते, घूमते, कुछ देर गंभीरता पूर्वक पढ़ने के बाद उनकी चुहलबाजी शुरू हो जाती, किंतु वे अपनी मर्यादा जानते थे, जिसके अतिक्रमण का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। कभी कभी व्यग्र होकर मोहित कहता, चलो शादी कर लेते हैं, साथ पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। मोहित अपनी मंजिल तय किए बिना मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मोहित जब भी उसके घर आता, नेहा की छोटी बहन रितु पूरे समय उससे चिपकी रहती। मोहित जी, आप तो हीरो दिखते हैं। आपकी तो हर अदा निराली है। काश दीदी की जगह मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती। अच्छा, अब तू चलती बन यहाँ से, हमें पढ़ाई करने दे। रात में जब वह नेहा से मोहित के बारे में पूछती तो वह उसे चिढ़ाती, लगता है तेरा दिल मोहित पर आ गया है। हाँ दीदी, वह मुझे अच्छे लगते हैं। वह यह बात ईमानदारी से स्वीकार करती। बात आई गई हो गई, किंतु किसे पता था मोहित रितु की ही झोली में जा गिरेगा। उन दिनों ग्रेजुएशन के बाद सभी विद्यार्थी अपनी मंजिल पाने के लिए कठोर मशक्कत कर रहे थे। नेहा ने पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लिया था। वह फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी। मोहित को काफ़ी समय अपने पिता के व्यापार में साथ देना पड़ता था। उनकी फ्रिज, कूलर, टीवी की बड़ी शॉप थी। एक दिन वह आंखों में आंसू भरे नेहा के सामने आ खड़ा हुआ। नेहा घबरा गई। क्या हुआ मोहित? मेरी माँ को ब्रेन कैंसर हो गया है। उनके पास समय कम है, किंतु वे मेरे सिर पर सेहरा देख कर मरना चाहती हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। बहुत दुख हुआ यह सुनकर मोहित, लेकिन मेरा पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। मेरी मरती हुई माँ की कीमत पर भी नहीं। यह तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। उन्हें इस तरह बेवजह जिद करनी ही नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी खुद कोई नौकरी नहीं है। वे बिजनेस से लाखों इनकम का हवाला दे रहे थे। नेहा, प्लीज़ शादी कर लो। शादी के बाद भी तुम तैयारी कर सकती हो। नेहा के इनकार करने पर उसने कहा, तुम्हें नहीं, किंतु मुझे तो अपनी जन्मदात्री की अंतिम इच्छा की परवाह है। मैं किसी और से शादी कर लूँगा। मोहित नाराज होकर जाने लगा। रुको मोहित, नेहा ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ अब? जाते हुए मोहित पलटा। सामने नेहा खड़ी थी, आंखों में आंसू, उत्तेजना से थर थर कांपती। तुम मेरी बड़ी बहन से शादी कर लो। नेहा, तुम ऐसे प्रस्ताव रखोगी? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम अन्यत्र शादी करो
उससे अच्छा है तुम मेरी बहन को अपना लो, वह तुम्हें पसंद करती है। मोहित, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती। मोहित वहां से लौट गया, किंतु मृत्युशैया पर पड़ी अपनी माँ का अनुरोध वह नहीं टाल सकता था। नेहा शादी ना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अतः मोहित ने ऋतु से शादी के लिए हाँ कर दी। आनंद फानंद में शादी हो गई। नेहा विवाह पर्यंत वहां उपस्थित रही, फिर कहीं चली गई। उसने दुख कष्ट गम दन कर दिन रात परिश्रम किया और 4 वर्ष के अंदर एसडीएम बनकर अवतरित हुई। जहाँ वह पोस्टेड थी, वहाँ से मोहित व ऋतु का घर पास ही था। मोहित का मोहित वहाँ बैंक में था। उसने शादी के बाद अपने परिश्रम से इस नौकरी को हासिल किया। इधर नेहा प्रशासनिक नौकरी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर की भीड़ में भी स्वयं को नितांत अकेला पाती। सपना पूरा होने का संतोष कफूर बनकर उड़ गया। जीवन में रिक्तता, सूनेपन, असंतोष ने अपना साम्राज्य पसार लिया। पता नहीं किस तृष्णा में अक्सर वह मोहित व ऋतु के जीवन में दखल डालने पहुंच जाती। बड़े यत्न से स्वयं को ऋतु के पति के रूप में स्वीकारने का मोहित का सपना धराशायी हो जाता। वह ऋतु के घर बेधड़क पहुंच जाती और उसे सूचित करती, मैं और मोहित जरा बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ बातें करनी हैं। एहसान तले दबी ऋतु अपने विवश पति को दीदी के साथ जाते देखती रहती। मोहित शर्मिंदा महसूस करता। किसी बढ़िया होटल में अच्छे लंच के बीच में नेहा रोना रोती, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मोहित, मैंने तुमसे कितना अनुरोध किया था, किंतु अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तुमने मेरी एक ना सुनी। नेहा, किंतु बहन के लिए मैंने यह त्याग किया। तुम्हारी बहन ने कभी मुझे तुमसे छीनने का प्रयास नहीं किया था। यह तुम थी जिसने शादी के लिए ना किया था। मैं तो विवश था, मुझे शादी करनी ही थी। मोहित, मैं तो तिल तिल कर मर रही हूँ। उसका क्या? तुम्हारी बहन अब मेरी पत्नी है। अग्नि के फेरे लिए है मैंने उसके साथ। अब उसके साथ में धोखा क्यों करूं? कैसा धोखा? वह मेरे एहसान तले दबी है। तुम्हें यदि मुझे पत्नी का स्थान दोगे तो वह कुछ भी नहीं कहेगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नेहा? मोहित, तुम भूल गए हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते थे। हाँ, लेकिन अपने प्रति मेरी भावनाओं को तुमने ही आहत किया। मेरे सपने तुमने तोड़े और तुम्हारी बहन तक पहुंचने का रास्ता तुमने ही मुझे दिखाया। तुम सच कह रहे हो मोहित, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। सब कुछ पाकर भी मेरी दशा एक भिखारिन सी है। कुछ करो मोहित, मुझे अपना लो। लेकिन घड़ी पर नजर डालते हुए मोहित बोला, अरे 10 बज गए, चलो ऋतु प्रतीक्षा कर रही होगी। इतनी चिंता है ऋतु की और मेरी? नेहा सुबकने लगी, किंतु मोहित उसे खींच कर घर ले आया। सचमुच ऋतु खाना बनाकर इंतजार की मुद्रा में बैठी दोनों को शंकित निगाहों से घूर रही। नेहा ने लापरवाही से कहा, अरे तुम अभी तक बैठी हो? हम दोनों तो खाकर आए हैं। किंतु मोहित मुंह बनाए बैठी ऋतु के पास उसके हाथ की बनी रोटी खाने बैठ गया। नेहा ने उसे अप्रसन्नता से देखा, फिर सोने चली गई। इसी प्रकार नेहा अक्सर छुट्टियों में बहन के घर आकर उसके शांत जीवन में खलल डालने का प्रयास करती। मोहित का दोष मात्र यह था कि वह कभी उसे बहुत प्यार करता था। ऋतु पर वह उसके प्यार को छीन लेने का बेबुनियाद आरोप लगाती। कुछ वर्षों में ऋतु 2 प्यारे बच्चों की मां बन गई। नेहा खूब रोई कि प्यार वह उससे करता है, किंतु गृहस्थी उसकी बहन बसा रही है। आज भी नेहा मोहित से मिलने आई थी। ऋतु चाय ले कर पहुंची। दीदी, तुम्हारी छुट्टियां हैं क्या?
हाँ, 2 दिन की। सोचा मोहित से मिल आऊं, नेहा ने जवाब दिया। वह कभी ऋतु बच्चों का नाम नहीं लेती थी और बड़ी बेबाकी से स्वीकार करती कि उसे केवल और केवल मोहित से मतलब है। ऋतु उसकी हिम्मत और धैर्य की दाद देती कि 5-6 वर्ष बीत गए, किंतु फिर भी वह मोहित से सकारात्मक उत्तर की आस लगाए बैठी थी। उसे बुरा भी लगता था, किंतु मोहित ने कभी उसका निरादर नहीं किया, तो वह कैसे करती। खाना खाकर नेहा ने गहरी नींद ली, फिर बढ़िया ड्रेस पहनकर गहरा मेकअप करके बैठक में बैठकर मोहित की प्रतीक्षा करने लगी। उसने स्कूल से लौटे ऋतु के बच्चों की मौसी मौसी की रट और बाल सुलभ प्रश्नों को भी अनसुना कर दिया। मोहित ने बाहर से ही नेहा की आवाज़ सुन ली थी। वह जितना अपनी गृहस्थी में रमने का प्रयास करता, नेहा की उसको पाने की ललक उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसने नैतिकता अनैतिकता सब ताक पर रख दी। थके हुए क्लांत मोहित को देखकर प्रसन्न नेहा उससे लिपट गई और इतराकर पूछा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? घूरती आंखों के सामने नेहा ने यह आचरण मोहित को जरा भी नहीं भाया। उसने धीरे से परे हटाया, तुम्हें बताकर आना चाहिए था। यदि हम घर पर ना होते, तब की तब देखी जाती। कैसी लग रही हूँ? सुंदर। सुबह आई। हाँ, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद। तुम फ्रेश होकर आओ, चाय तैयार है। आज मैंने ऋतु से कहकर तुम्हारे लिए राजमा चावल बनवाया है। शाम की चाय के समय नेहा ही ज़्यादा मुखर थी, बाकी सब शांत थे। नेहा का प्रयास यह था कि मोहित का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह उससे पहले की भ्रांति दीवानावार प्यार की अपेक्षा करती, जो अब कतई संभव नहीं था। वह अकेले मोहित के साथ बाहर घूमना चाहती थी। एक बार निश्चय किया था, इसी प्रकार अकेले कहीं जाकर वह स्वयं को मोहित को सौंप देगी। वह ना नहीं कर पाएगा, किंतु इस बार मोहित ने उसके अकेले बाहर घूमने के प्रस्ताव को ही नकार दिया। नेहा उससे बात करने को बेचैन थी। खाना बनाती ऋतु से उसने कहा, बच्चों को होमवर्क करने बैठाओ, मुझे मोहित से अकेले में कुछ बातें करनी हैं। लेकिन उनके पापा ही उनकी होमवर्क में मदद करते हैं। पापा पापा नहीं सुनना चाहती मैं, हटाओ उन्हें यहाँ से, नेहा ने विषैले स्वर में कहा। ऋतु ने किसी तरह बच्चों को पापा के पास से हटाया। मोहित बाहर लॉन में चहलकदमी कर रहा था। नेहा लपक कर वहां पहुंच गई, किंतु उसके ठंडे रवैये से रुष्ट हो गई। मोहित, तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। कैसे रहेगी? अब मैं विवाहित हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। नेहा, कभी कभी मुझे संदेह होता है कि तुम एक दायित्वपूर्ण अधिकारी के पद पर हो, लेकिन तुम्हारी बातें सपने सब बचकाने हैं। तुम्हें बच्चों और ऋतु के सामने संयमित आचरण करना चाहिए। मोहित, तुम ऋतु बच्चों को रखो, बस मुझे पत्नी के अधिकार दो, मैं इतना ही चाहती हूँ। खाना तैयार है। तभी ऋतु ने उनकी बातों में खलल डाला और मोहित की जान बच गई। ऋतु का मूड भी ठीक नहीं था। रात में बच्चों के सोते ही वह मोहित पर फट पड़ी। दीदी मेरे और बच्चों के सामने प्रेम का स्वांग करती है और आप उसको समझाने के बजाय प्रश्रय दे रहे हो। ऋतु, मैं केवल उसका लिहाज कर रहा हूँ। आप दीदी को सख्ती से मना करें, अन्यथा वह ऐसे झूठे आश्वासन तले सपने बुनती रहेगी। तुम चिंता ना करो, मैं कई महीने से इस मसले का समाधान ढूंढ रहा हूँ, कल ही देखना। अगले दिन मोहित जल्दी बैंक चला गया। शाम को जब आया तो उसके साथ उसी की उम्र का एक व्यक्ति भी था। ऋतु प्रसन्न लग रही थी, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। नेहा को कुछ अटपटा लग रहा था। नेहा, इनसे मिलो, विक्रम बंसल, डीजीएम सेल्स इन, राष्ट्रपति इस्पात निगम लिमिटेड। नमस्ते, नेहा ने अनमने भाव से कहा। और ये है नेहा मिश्रा,
SDM लखनऊ यूपी। तुम दोनों बातें करो, मैं आया। मोहित ने दोनों का परिचय दिया और किचन में खिसक गया। मैं मोहित से एक समारोह में मिला था, तब से हम दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे उसने आपके बारे में बताया था, तभी से मैं आपसे मिलने को उत्सुक था। विक्रम ने कहा। क्या बताया है? नेहा शंकित हो गई। सब कुछ आप दोनों में घनिष्ठता थी, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे कहीं और शादी करनी पड़ी। उसने यह सब आपको क्यों बताया? नेहा व्याकुल हो गई। नेहा जी, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं दुर्भाग्य भी नहीं कह सकता। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह किसी और को चाहती थी। मैंने भी उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दिया। वर्षों मेरा रिश्तों से मोह भंग रहा। मोहित से मेरा संपर्क बना रहता है क्योंकि इस शहर में मेरे माता पिता रहते हैं। उसने मुझे आपके बारे में बताया था। लेकिन क्यों बताया था? और आप पहली ही भेंट में यह सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? विक्रम चुप था, निश्चित भाव से चाय की चुस्कियां लेता रहा। फिर उसने भरपूर दृष्टि से नेहा को देखा। क्या आपको नहीं लगता कि इस घर में आप एक अनिश्चित अतिथि हैं? यह मेरी सगी बहन का घर है, किंतु आप तो उसके पति को उससे छीनने का प्रयास कर रही हैं। एक बसे बसाए घर को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मैं यह सब कहने का अधिकार आपको नहीं देती। आप हैं कौन और किस हक से ये सारी बातें मुझसे बोल रहे हैं? मोहित मेरा प्रिय मित्र है। उसके उसकी पत्नी व बच्चों के साथ होते अन्याय को रोकना चाहता हूँ। हाँ रमेश, बिना जाने समझे बोले जा रहे हैं। अरे मोहित प्यार करता है मुझसे, मेरे बिना जी नहीं सकता वह। आपको क्या लगता है मैं एक तरफा प्यार कर रही हूँ उससे? अरे आपसे प्यार करता था, अब नहीं करता। उसने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया ताकि आपकी गृहस्थी बस जाए और उसकी बच जाए। बहरहाल आप मुझे पसंद हैं। यदि आपके विचार भी नेक हों तो खबर करिएगा। कहते हुए उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया और खाते खाते चला गया। जाते जाते उसे विश करना नहीं भूला। चेहरे पर वही दिल में उतर जाने वाली सदाबहार मुस्कुराहट। नेहा सन्न बैठी थी। फिर वह उठी और दनदनाती हुई अंदर गई और मोहित पर बरस पड़ी। तो इस तरह तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की योजना बनाई। दीदी, तुम उनकी ज़िंदगी में हो ही कहाँ। एक मृत तृष्णा मैं जी रही हो तुम। यह जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा। ओह, तो तुझे भी जबान मिल गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? भूल गई मैंने अपना प्रेमी तुझे खैरात में दिया था। एहसान फरामोश। दीदी, तुमने स्वार्थवश इनका साथ छोड़ा और अब उपकार का बदला लेने के बहाने हमारे जीवन में विष घोल रही हो। यदि तुम सचमुच इनसे प्यार करती तो इनकी और इन्हीं की मित्रप्राय माँ की इच्छा का सम्मान करती। जब उन्होंने घर बसा लिया, 2 बच्चे हो गए, तो किस मंतव्य से यहाँ भागी चली आती हो? इतने सालों बाद ऋतु के प्रथम बार के कड़े रुख पर नेहा आग बबूला हो गई। ऋतु, थप्पड़ जमा दूंगी तुझे। तेरा पति मुझे प्यार करता है, निरुद्देश्य नहीं भागी चली आती। तुझे, तेरे बच्चों को नहीं चाहता वह। चाहे तो पूछ ले मेरे सामने। बिना प्यार की कैसी गृहस्थी? थप्पड़ कैसे जमाओगी दीदी? तुम्हारी जायज़ नाजायज़ मांगों को मानते रहें इसलिए? 2 टूक कह देते तो भ्रमवश तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करती। अभी पूछो कौन किसे प्यार करता है। मोहित बता दो ऋतु को कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे बिना जी नहीं सकते। नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। नहीं नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा आगमन सदैव मेरे घर में एक अप्रिय माहौल बना देता है। मेरी बहुत बड़ी गलती यह है कि मैंने तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मोहित ने स्पष्ट स्वर में कहा। नेहा,
कटे वृक्ष की तरह सोफे पर गिर पड़ी। आंसू गंगा जमुना से बह चले। अपराध भाव से ग्रस्त मोहित ने कहा, नेहा, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका हाथ थाम लो। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु मोहित के मनाने के लिए बड़े हाथ को हर बार झटक दिया। बिना खाए पिए वह रात भर वहीं पड़ी रही। ऋतु मोहित रात भर उठ उठकर उसकी निगरानी करते रहे। सुबह उठते ही नेहा जाने के लिए तैयार हो गई। उसके चेहरे पर अपने ओहदे वाली शक्ति थी। उसने जाते जाते ऋतु का हाथ थामा। सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद बहन, लेकिन यह काम तुम लोगों को पहले ही कर देना चाहिए था। नेहा चली गई। स्टेशन तक छोड़ने की ऋतु मोहित की पेशकश उसने निर्ममता से ठुकरा दी। वह चली गई, किंतु ऋतु मोहित हृदय से चोटिल थे। उससे मुक्त होने की कोई प्रसन्नता न थी उन्हें। एक हफ्ते बाद शाम को विक्रम, मोहित ने उदासी से कहा, तू असफल रहा यार। नेहा नहीं मानी। नहीं, वह तो मान गई। क्या मोहित? ऋतु खुशी से चीख पड़े। हाँ, मैंने उसे कई बार फ़ोन किया मुझसे बात करने को, राजी नहीं हुई। फिर मैं लखनऊ पहुंच गया। घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से उसके दीदार हुए। मैंने उससे कहा, आप यह क्यों सोचती हैं कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? सबको अपने ढंग से जीने का हक है, आपको भी। ठीक है, तो मुझे अपने ढंग से जीने दें और यहाँ से चले जाएं। उसने कहा, चला जाऊँगा? मैं यहाँ रहने थोड़े ही ना आया हूँ। बांदा वापस जा रहा हूँ, तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। बस एक बात कहनी थी आपसे। जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती, मतलब मुश्किल होती है। मेरे जैसा सुपात्र आपको नहीं मिलेगा। ईर्ष्या द्वेष की भावना से उठाया कदम गलत ही होगा। जिंदगी आपके दरवाजे पर खड़ी है, स्वागत कीजिए उसका। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप जाएं। उसने कहा। विक्रम के रुकने पर मोहित ने पूछा, तू इतनी दूर से गया, चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा? नहीं। ऐसे तो उसने मेरी खूब आवभगत की, किंतु मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं लौट आया। होटल में लेटा था, अचानक रात 11 बजे फ़ोन आया। तेरी दिल जली महोदया थी। बोली कि वह मेरे प्रस्ताव पर विचार करने को सहमत है, किंतु वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर मैंने उसे समझाया कि ऋतु, मोहित ने उसके लिए मुझे पसंद किया है, तो कोई बात तो है मुझ में। उधर सन्नाटा छा गया। फिर फ़ोन कट गया। अगली सुबह जब मैं ट्रेन पकड़ने होटल से बाहर निकला तो पाया एसडीएम महोदया सरकारी जीप में काला चश्मा लगाए बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। फिर क्या हुआ? ऋतु मोहित ने संवेद स्वर में पूछा। होना क्या था? बड़ी मुश्किल से उसने स्वीकारा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और वह हम दोनों के रिश्ते के प्रति सकारात्मक रुख रखती है। अरे वाह! फिर तूने क्या कहा? मोहित ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर अपनी खुशी का इजहार कर दिया। ज़्यादा कहने पर वह संदेह में पड़ जाती। कुछ सामान्य वार्तालाप के बाद मैं वापस लौट आया। मोहित व ऋतु खुशी से नाच उठे। संभव था नेहा उनसे कोई संबंध ना रखना चाहती हो। यह भी कि विक्रम के साथ बने अपने रिश्ते में उन दोनों को ना शामिल करे, किंतु वह एक सही कदम उठाने जा रही थी, जिसमें ऋतु और मोहित स्वयं को तहे दिल से सम्मानित महसूस कर रहे थे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना।